बताती है, हमारा मेंटल स्टेटस बताती है। मगर फिजिकल आपको कुछ भी पता करना है तो आपको लग्न कुंडली ही देखनी पड़ेगी। तो जो लोग ये क्लेम करते हैं कि चंद्र कुंडली से इवेंट होता है, वो अपना आप में एब्सोल्युटली मिसकंसेप्शन है। उनको समझ नहीं है चंद्र कुंडली आपके मेंटल इंक्लिनेशन को केवल बता सकती है कि भाई आपने मैरिज देखनी है तो चंद्र कुंडली से इतना भर देखोगे कि ये व्यक्ति मैरिज करना चाहता है या नहीं करना चाहता, हिज मेंटल इंक्लिनेशन। मगर मैरिज लग्न की होगी, चंद्रमा की मैरिज नहीं होती कभी भी। तो आपको कोई भी इवेंट देखना है चंद्र कुंडली से कोई भी देखने का कहीं किसी भी शास्त्र के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। ट्रांजिट देखने के लिए हम चंद्र कुंडली को यूटिलाइज करते हैं। वो मैं लेटर ऑन किसी क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि ट्रांजिट को हम किस तरीके से देखते हैं। सर, आई वुड ओनली ऐड वन थिंग बिफोर यू स्टार्ट। हमने गुरुजी से पढ़ा था सर, आप तो 2 दिन और 4 दिन कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे थे कि 2 घंटे में ये जितने ये प्लेटफॉर्म्स है ना जहाँ पे आप फोन मिला के पैसे देते हैं, वो कहते हैं मैंने 2 घंटे में सिखाई है एस्ट्रोलॉजी। उनको सिर्फ ये बताया किमिंड्रम दोष क्या होता है, गुरु चंडाल योग क्या होता है, किसी न किसी कुंडली में मिल जाएगा, और वो आपको प्रिडिक्शन देते हैं, 10 रुपए पर मिनट या ऐसा कुछ लेते हैं। So I know where you come from, and what you are saying is absolutely true, sir. That's all I wanted to add. Sorry once again for the distraction. अभी मैं बताऊं कि मेरे पास काफी वो आते हैं, वो कहते हैं जी आप अपना एक सर्टिफिकेट हमें दे दें बस। एस्ट्रोलॉजी कहीं से नहीं की है, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए जिससे हम एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो टॉक पे जाके रजिस्टर करा के प्रेडिक्शन देने लग जाएंगे। वहां पे कुछ भी बोल दीजिए, कुछ पता नहीं चलता। चलो खैर हम डाइवर्ट होंगे, मैं सब्जेक्ट पे आ चुका हूँ। तो अभी हमें क्या करना है कि आपको सब कुछ देखना है, लग्न कुंडली से देखना है। पहले तो एक कंसेप्ट दिमाग से आप निकाल दें, चंद्र कुंडली से आपको देखने की जरूरत नहीं है, मेंटल स्टेटस देखने की बहुत नीड नहीं है। वैसी आपकी सिचुएशन आएगी नहीं, क्योंकि आपके पास व्यक्ति ये पूछने नहीं आएगा कि मेरा मेंटल स्टेटस क्या है। वो तो ये पूछने आएगा कि ये घटना मेरी जिंदगी में घटित होगी या नहीं होगी, या मैं किसी ट्रबल में हूँ, उस ट्रबल से मैं किस तरीके से बाहर निकल पाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर का यही काम है। आज मैं 2 टॉपिक्स पर बात करूंगा आज की क्लास में, और ये रिलेटेड टू हैं। आपने मेरे 3 वीडियोस देखे होंगे आप लोगों ने कुंडली एनालिसिस से रिलेटेड, जिसमें मैंने 3 वीडियोस डाले थे। एक में मैंने आपको चलित कुंडली के बारे में बताया था थोड़ा सा, एक में मैंने आपको एस्पेक्ट और कंजंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट बताया था। आज मैं उसके आगे जाकर जाऊंगा। इसका जो मेरा बेस है, बेसिकली मेरा एक कुंडली एनालिसिस का कोर्स है, उसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप में से ज़्यादातर लोग हैं उसमें। उसमें रजिस्ट्रेशन कोई नहीं होगा, मगर उन लोगों को भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसमें मैं आज 2 कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। एक एम्प्टी हाउस कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको, और एक कारका का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। कि कारक आपने सबने सुना होगा, मगर कारक की यूटिलिटी बहुत कम करते हैं हम। सुदर्शन चक्र भी कोई कह रहा था, देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप जितनी भी बुक पढ़ेंगे, 5,000 क्लासिक्स हैं, 5,000, और हर कोई हर किसी चीज को यूटिलाइज कर रहा है। सुदर्शन चक्र की यूटिलिटी होती है आपके पास जन्म कुंडली ना हो तो। सन साइन का क्या यूटिलिटी है बताइए। सन साइन की आपकी जन्म कुंडली जिसकी अवेलेबल है, सन साइन की कोई यूटिलिटी नहीं है। 1 महीने तक वही रहता है सन साइन। तो आप इवेंट को कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे? वो आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य। तो आत्मा से रिलेटेड आपने सिग्निफिकेशन देखने, एनर्जी देखनी है, तब तो आप सन साइन को यूटिलाइज करिए। अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं है। लग्न कुंडली के अलावा किसी को यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, ये रिसर्चर्स के काम के हैं। वो ढूंढते रहते हैं इधर उधर कुछ ना कुछ चीजें, और जब हमें प्रेडिक्शन करना नहीं आता तो हम और 10 रास्ते बता देते हैं कि अष्टक वर्ग यूज कर लो, ये नहीं हो रहा था फलाना यूज कर लो, ढिकाना यूज कर लो। आपको इसको बड़ा सिंपल रखना है, और मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ अभी आज की क्लास में। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एम्प्टी हाउस कंसेप्ट। आपने देखा होगा कुंडली के अंदर, मैं एक प्रेजेंटेशन आपको शो करूंगा एम्प्टी हाउस कंसेप्ट, और दूसरा मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं सेकंड वन टॉपिक बताऊंगा मैं, कारकों का क्या महत्व है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन अभी दिखाऊंगा, और उसके थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपका पूरा। ये मेरी अपनी रिसर्च है, ये मैं आपको बता देता हूँ प्योर 100%। इसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरा अपना ये रिसर्च पेपर है जो कि पब्लिश भी हुआ है, वो मैं आपके सामने अभी इसको प्रेजेंट करूंगा, उसी से एक्सप्लेन करूंगा। स्क्रीन आपको दिख रही है? मैंने शेयर की है।
नहीं, Yes, it's okay. It's okay, sir. We can see it. यस सर। यस दिख रही है सर। देखिए एम्प्टी हाउस कंसेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि आपको किसी भी भाव से रिलेटेड जब हमें रिजल्ट देखने होते हैं, किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट, तो अक्सर हम एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, सब म्यूट कर लें प्लीज, मैं कर देता हूँ म्यूट। अक्सर हमने देखा है कि जो सबसे पहला ध्यान देते हैं किसी भी भाव से रिलेटेड जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उठा के देख लेते हैं कि इस भाव के अंदर ये प्लेनेट बैठा हुआ है, कि भाई चौथे भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है, और इमीडिएटली प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। अक्सर आप रिलेट करना जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा प्रैक्टिकल चीज है कि जैसे ही हम किसी भी भाव के अंदर देखेंगे इस भाव से रिलेटेड है, राहु बैठ गया चौथे भाव में, अब हमारी प्रेडिक्शन सारी राहु पर फोकस हो गई, जो अपना अपने पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ पर मैंने बताया एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट एंड इवन सीजन एस्ट्रोलॉजर्स ऑफन मेक ए कॉमन मिस्टेक, दे जंप टू कंक्लूजन जस्ट बाई सीइंग ए प्लेनेट इन ए हाउस। फॉर एग्जाम्पल, इफ राहु इज प्लेस्ड इन द 4th हाउस, दे इमीडिएटली बिगिन मेकिंग प्रेडिक्शंस बेस्ड सोनली ऑन राहु's प्रेजेंस देयर। कहेंगे राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। बट होल्ड ऑन, बिफोर यू कंसीडर द सीटेड प्लेनेट आस्क, सबसे पहले आप जब किसी भी भाव के अंदर किसी भी प्लेनेट को देख रहे हो, उससे पहले आप सबसे पहले डिसाइड करिए हु इज द लॉर्ड ऑफ द हाउस, उस भाव का स्वामी कौन है, हु इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द हाउस, उस भाव का सिग्निफिकेटर कौन है। किसी भी आपकी कुंडली के भाव के अंदर जो दो तरीके के इफेक्ट होते हैं उस भाव पर, डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था उसी को मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ। डायरेक्ट इफेक्ट किसी भी भाव पर किसका होता है, वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है उस भाव पर, उस भाव के स्वामी का, और इनडायरेक्ट दूसरा होता है उसके सिग्निफिकेटर कारक का, और इनडायरेक्ट इफेक्ट किसका होता है, उस भाव में बैठे हुए प्लेनेट का और उस भाव को देखने वाले प्लेनेट का। तो दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, 4 प्लेनेट आपके काम के होते हैं किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट आपको जब भी प्रेडिक्ट करने हैं। 4 प्लेनेट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसका लॉर्ड, दूसरा उसका कारक, तीसरा उस भाव में बैठा हुआ प्लेनेट, और चौथा उस भाव को एस्पेक्ट करने वाला। मगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट जिनका इन्फ्लुएंस होता है वो उस भाव का कारक और उस भाव का लॉर्ड होता है। आपका जो उस भाव के अंदर बैठा हुआ प्लेनेट है, उस भाव को जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, उनका इन्फ्लुएंस नहीं के बराबर होता है, जिसको हम इतना ज्यादा वेटेज देते हैं, बहुत कम होता है। तो यहां पर क्या होता है, दीज टू विश टू ऑनर एंड कारका आर द प्राइमरी अथॉरिटी ओवर द हाउस रिजल्ट। द प्लेनेट सिटेड इन द हाउस इज ओनली ए गेस्ट। जो भाव के अंदर प्लेनेट बैठा होता है वो आपका एक गेस्ट होता है। गेस्ट का कितना रोल होता है आपके घर के अंदर, कोई गेस्ट आकर रुका, आप व्हाइट वॉश करवा रहे हो दीवार पे, गेस्ट कहेगा नहीं जी नीला नहीं पीला करा लेते ज्यादा अच्छा रहता, करोगे क्या आप? नहीं, आप मानोगे इसकी कोई जरूरी नहीं है, उसने एक सजेशन दी है पीला करा लेते, तो आपको एक बताने वाला एक व्यक्ति और मिल गया, मगर उसकी से नहीं है, आपकी मर्जी है तो आप मानोगे, आपकी मर्जी नहीं है तो आप नहीं मानोगे। तो यदि उसका आपके भाव का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, कारक स्ट्रॉन्ग है, तो जो गेस्ट है उसका कोई भी रोल नहीं है, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं सुधार सकता। वो केवल थोड़ा बहुत आपके जो भी रिजल्ट मिलने वाले हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत उसका से होगा अप टू सम परसेंटेज, मगर वो नेग्लिजिबल होगा, 10 to 15% से ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो जब भी कोई प्लेनेट अभाव होता है उसमें प्राइमरी अथॉरिटी आपका होता है, जो भी उसका लॉर्ड है, और जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो केवल गेस्ट होता है। इट हैज ए से बट नॉट कंप्लीट कंट्रोल, इट डजंट ओन द हाउस, इट मे इन्फ्लुएंस इट, बट द फाइनल अथॉरिटी रिमेन्स विद द ओनर एंड द सिग्निफिकेटर। तो किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट के बेस में अक्सर जब भी कुंडली देखी जाती है, मैं अभी एक कुंडली लगा दूं, आप में से 10 मंगल देख रहा है, बुध देख रहा है, शनि देख रहा है, फलाना देख रहा है, ढिकाना देख रहा है, मैंने आज तक किसी को नहीं कहते सुना कि इसका कारक कहां पर है, कैसा है। एक भी व्यक्ति को मैंने कहते हुए नहीं सुना। सब क्या कहेंगे, फलाना बैठ गया, मंगल बैठ गया, ये बैठ गया, शनि वहां से देख रहा है, जुपिटर वहां से देख रहा है। अरे हम उस चीज को सारा का आप मेरी बातों को थोड़ा ब्रॉड माइंड से लेना। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ
ये मैं आपको इसकी वो बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, लोग किस तरीके से कुंडली देखते हैं और कहाँ गलती करते हैं और कहाँ गलत उन्हें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब मेरी चीज़ों को इस तरीके से लेना जो भी मैं बता रहा हूँ। और ये नहीं कि मैं अपना ज्ञान आपको दे रहा हूँ, ये मैं बहुत सारे गुरुओं से जो सीखा हुआ है, और मेरी एक लिखने की रिटेन करने की कैपेसिटी है भगवान की दया से, तो इसलिए मैं उसको रिटेन करके आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अक्सर लोग क्या करेंगे कि एस्पेक्ट और प्लेसमेंट को देखकर सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे, कारक को कोई भी नहीं देखता। तो आप आज के बाद इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आता है व्हाट इज एन एम्प्टी हाउस। फिर एम्प्टी हाउस क्या हो गया? तो आपको मालूम है कुंडली के अंदर 12 भाव है, 12 हाउसेस। प्लेनेट तो 9 ही है। अब 9 प्लेनेट हैं, 12 हाउस हैं, तो बैठे हुए तो 9 भावों से ज्यादा में हो ही नहीं सकते वो। और अक्सर हर कुंडली में 2, 3, 4 जगह पर कंजंक्शन भी होता है। तो कंजंक्शन होता है तो आपके 5-6 से ज्यादा भावों के अंदर कुंडली के अंदर प्लेनेट नहीं होते। 5-6 से ज्यादा में नहीं होते तो क्या होगा? इन ए चार्ट देयर आर 12 हाउसेस एंड 9 प्लैनेट्स। सो नेचुरली एटलीस्ट 3 तो खाली होंगे ही होंगे, और बहुत सारे में 5-6 भी खाली होते हैं। एम्प्टी हाउस मगर कौन होगा? ये नहीं उसमें किसी में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है उसको एम्प्टी हाउस बोल देंगे ना, उसको एस्पेक्ट भी कोई नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली का ऐसा भाव जिसमें ना ही तो कोई प्लैनेट बैठा है, ना ही उसको कोई एस्पेक्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस किसी का भी नहीं है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कौन दो डालते हैं? एक उसमें बैठा हुआ प्लेनेट और उसको एस्पेक्ट करने वाला। एस्पेक्ट करने वाला देखता रहेगा, कमी निकालता रहेगा। पड़ोसी अंकल आ गए, आप व्हाइट वॉश करा रहे हो, अरे बेटे थोड़ा ऐसा कलर हो गया, ये वैसा कलर हो गया, इसको आप ऐसे कराओ, हमने देखो ऐसा कराया था, बड़ा अच्छा है। फिर आप कहोगे चलो ठीक है अंकल ऐसे करा लेते हैं। अगले दिन फिर आ जाएंगे, नहीं बेटे ऊपर से लाइन अच्छी नहीं लग रही, वो अच्छी नहीं लग रही, देखो मैं आपको। अब तो देखने वाला भी इन्फ्लुएंस करेगा अप टू सम एक्सटेंट, मगर ये जरूरी नहीं है आप मानोगे। एक हद से ज्यादा नहीं मानोगे अंकल की भी, एक आध बार मान लोगे फिर सोचोगे अंकल तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो एस्पेक्ट करने वाला भी एक भाव को इन्फ्लुएंस करता है, वहां पर बैठा हुआ भी करता है, मगर एक लिमिट से ज्यादा नहीं करता। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करता, असर डालेगा वो। ऐसा मान के चलिए कि आपका 4 चीजें हैं। देखिए आपका एक खेत है, वो भाव है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी पहली बात समझ लीजिए, माइंड के अंदर बिठा लीजिए, एस्ट्रोलॉजी भाव फल है। भाव का फल निकालने को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो हम जिसको फलित बोलते हैं, और फल किसका निकालते हैं? प्लेनेट का फल नहीं निकालते हम, भाव का फल निकालते हैं। हम फोकस करते हैं प्लेनेट के फल पर, मगर भाव फल निकालते हैं। तो भाव इज योर लैंड, जमीन है। जमीन के अंदर जो बीज आप डाल रहे हो वो आपका कारक है, और फार्मर जो उसकी जमीन की देख रेख करेगा, सारे काम करेगा उसके, वो है आपका। और उसमें सारी चीजें लाकर सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करने की जिम्मेवारी है, वो आपका लॉर्ड है उसका। और जो आपका एक तरीके से जो बैठा हुआ है, इट इज एनवायरमेंट ओनली। वेदर, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, वेदर है, थोड़ा बहुत एनवायरमेंट है जो कि इन्फ्लुएंस डालता है आपकी फसल के ऊपर। एक लिमिट से ज्यादा नहीं डाल सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल यदि ओनर स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से समझिएगा मैं जो बात बता रहा हूं, ओनर स्ट्रॉन्ग है तो वो एनवायरमेंट और वेदर पर भी असर नहीं डालेगा, वो अपना कुआं खुदवा लेगा और वहां से पानी ले लेगा। तो बैठे हुए प्लेनेट का असर पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, देखने वाले प्लेनेट का असर पड़े ऐसा भी जरूरी नहीं है। यदि लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है और कारक स्ट्रॉन्ग है, यदि बीज आपका बहुत बेहतर है, आपकी लैंड अच्छी है, और आपका फार्मर बहुत अच्छा है, मेहनती है, काम करने वाला है, उसके अंदर ताकत है, बल है, तो वो आपका उसके अंदर कोई भी प्लेनेट बैठ जाए। प्लेनेट क्या है? आपका वेदर, आसपास का एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट भी असर डालता है। मगर यदि आपका लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो वह एनवायरमेंट के असर को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज क्रिएट कर लेगा। कहीं से वो पानी ले आएगा दूर से, जैसे लोग डालते हैं जहां पर पानी की कमी होती है, वो भी कहीं न कहीं से मैनेज कर लेते हैं। तो बारिश पे डिपेंड नहीं करेगी फसल। तो बारिश है एक्चुअली जो आपका वहां पर बैठा हुआ प्लेनेट है, वो आपको कंडीशंस देता है, मगर वो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। यदि लॉर्ड के अंदर ताकत है तो वो कंडीशंस नेगेटिव होते हुए भी रिजल्ट लेकर आ जाएगा। इजराइल के अंदर कोई पानी नहीं है, मगर इजराइल क्या करता है? आपका सी वाटर को ही ऑस्मोसिस के थ्रू ड्रिंकेबल वाटर की फॉर्म में वो बना लेता है। लोगों ने आपके डेजर्ट के अंदर फसलें उगाई हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है। तो यदि लॉर्ड के अंदर ताकत है तो एनवायरमेंट को भी वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरीके से हम समझेंगे। तो जो प्लेनेट जिस भाव पर ना ही तो कोई प्लेनेट बैठा हो, ना ही कोई एस्पेक्ट कर रहा हो, उसको हम यहाँ पर एम्प्टी हाउस बोलते हैं। और एम्प्टी हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है।
देखिए ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं। वाई आर एम्प्टी हाउसेस पावरफुल। अब ये पावरफुल क्यों हो गए? आप समझ जाइए, किसी बाहर के लोग का कुछ कहना देना ही नहीं है। आपके घर में कोई गेस्ट नहीं है, गेस्ट है ना बाहर बैठा हुआ प्लेनेट, अंकल जी कोई देख नहीं रहे अड़ोस पड़ोस से, आपने जो काम करने हैं आप अपनी मर्जी से अपने दिमाग से काम करोगे। यदि आपका कारक तो बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस जीरो हो गया। इसलिए जिस भी भाव के अंदर कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा होता है वो अपने आप में भाव बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो वाई आर एम्प्टी हाउस पावरफुल, यहाँ पे मैंने लिखा है यू मे थिंक एन एम्प्टी हाउस हैज नो इन्फ्लुएंस, बट इन रियलिटी एम्प्टी हाउस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसा नहीं है, ये नहीं कि उसका तो कोई मालिक ही नहीं है, उसका मालिक जिंदा है जिसे हम बोलते हैं लॉर्ड ऑफ द हाउस, और उसका कारक जिंदा है, मगर बाहर का कोई भी उसके ऊपर असर नहीं है, अच्छा बुरा। तो किसी भी तरीके का असर नहीं होना भी बेटर है, क्योंकि जब भी किसी का असर होगा एक्सटर्नल, वो आपके नेचुरल कारकत्वों को बदलेगा। और जब कोई भी पर्सन जब फ्रीली कब कब करता है, आप क्रिकेट देखते हो, बैट्समैन जाता है, यदि उसको फ्री हैंड दे दिया जाए तो एक्चुअल में वो परफॉर्म तभी करता है। अब उसको कैप्टन कहेगा इस बॉल को ऐसे कैसे खेल दिया, उस बॉल को वैसे कैसे खेल दिया, तेज क्यों मार दिया, ज़्यादा जल्दी जल्दी शॉट क्यों मार रहे हो, या इतना रुक रुक के क्यों खेल रहे हो, तो वो अंडर प्रेशर आ जाएगा और वो पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेम ही चीज़ आपका यहाँ पर है, जब आपके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर होगा आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बाहर की शक्ति, बाहर की पावरें आपको इन्फ्लुएंस कर रही होंगी। एम्प्टी हाउस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए एम्प्टी हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। उसके केवल लॉर्ड ऑफ हाउस और उसके सिग्निफिकेटर के ऊपर उसके रिजल्ट देने की जिम्मेवारी होती है, और कोई इसको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। अब देखते हैं व्हेन ए प्लैनेट सिट इन ए हाउस, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो उसको एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहां पर मैं एम्प्टी हाउस में एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं जिसको ध्यान से समझना। विंशोत्तरी दशा आप सब लोग पढ़ते हो, और ज्यादातर लोग लघु पाराशरी के बेस पर पढ़ते हो। मेरा अपना ओपिनियन है कि लघु पाराशरी की दशाओं को नहीं लगती हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बृहद पारस और ओरासात पाराशर जी ने एस्ट्रोलॉजी बनाई है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। पाराशर जी से पहले सदाचार्य जी की एस्ट्रोलॉजी थी, सारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी उससे पहले थी। ट्रांजिट वर्ड आपने सुना होगा, ट्रांसिट बोलते हैं इसको। बहुत लोग कहते हैं तो पाराशर जी ने ट्रांजिट लेकर आए हैं, जबकि मैं आपको फैक्ट बताता हूं, पाराशर जी का ट्रांजिट से लेना ही नहीं था। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ट्रांजिट जैसी कोई वो चीज ही नहीं थी, गोचर होता ही नहीं था, गोचर की कोई यूटिलिटी नहीं थी। ये तो एक्चुअली अफगान और यूनानी लोग ये यूज किया करते थे ट्रांजिट को। तो जब पहले इंडिया बहुत बड़ा था, जब इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं थी, जिसे हम भारत कहा करते थे, तो उसकी बाउंड्रीज वहां तक गई हुई थी, अफगान तक। तो हमारे यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी यूज हुआ करती थी वैदिक, वो केवल दशाओं पर बेस्ड थी, ट्रांजिट का कोई यूटिलिटी नहीं थी। और उनकी जो एस्ट्रोलॉजी थी वो ट्रांजिट पर बेस्ड थी। तो दोनों एस्ट्रोलॉजी में कोई वो कॉमन नहीं था। तो आगे चल के जितने भी हमारे लोग हुए, विचारक हुए, ऋषि मुनि, तो क्या होंगे, जो हम आप जैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इसके अंदर काम किया करते थे, उन्होंने इसको ट्रांजिट को यूटिलाइज करना शुरू किया। और कलयुग के अंदर ट्रांजिट कुछ हद तक एप्लीकेबल भी हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रांजिट के हम रिजल्ट कैसे देखते हैं, ट्रांजिट का क्या असर होता है यदि आपका एम्प्टी हाउस है। तो एम्प्टी हाउस के केस में आप इस चीज को थोड़ा सा समझना कि कोई भी यदि भाव खाली पड़ा हुआ है और उसके अंदर प्लेनेट बैठा हुआ है, दोनों के केस में ट्रांजिट का कैसे डिफरेंस होगा। कि आप ट्रांजिट जब अप्लाई कर रहे हो तो ट्रांजिट के सीधे सीधे नियम सिखा दिए जाते हैं, मगर ये नियम कोई भी नहीं बताता, जो अभी आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। सपोज जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है सैजिटेरियस साइन में। जुपिटर आपका गुरु अपनी ही राशि में धनु राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। सपोज सैजिटेरियस 4th हाउस में है किसी भी कुंडली के अंदर, और जुपिटर उसके अंदर ट्रांजिट कर रहा है, तो नेचुरली वो आपकी वर्गो कन्या लगने की कुंडली हो गई। कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा है और कोई प्लेनेट बैठा है, अंतर देखना दोनों का। सपोज सैजिटेरियस से जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, अपनी ही स्वयं राशि से ट्रांजिट कर रहा है, उसका नेचुरल सिग्निफिकेटर है, अपने साइन से वो ट्रांजिट कर रहा है, उसको रिजल्ट देने की फ्रीडम है। उसको ट्रांजिट में, गोचर में, जो अपनी राशि से जा रहा है तो स्वयं राशि में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसको रिजल्ट देने के लिए किसी की परमिशन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। वो आपके अनइंटरप्टेड बगैर किसी दिक्कत के रिजल्ट देगा यदि वहां पर कोई प्लेनेट नहीं बैठा है। मगर अभी वहां पर राहु बैठ गया, 4 साइन के अंदर कौन बैठा हुआ है, राहु। वहां पर कोई भी प्लेनेट प्लेस्ड है, तो अब ये क्या हो गया, एम्प्टी हाउस नहीं हुआ,
अब जब जुपिटर आएगा तो दो अलग अलग तरीके की एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएंगी। जुपिटर आएगा तो टू डिफरेंट एनर्जीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। कौन कौन सी दो एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएंगी कि वहां पर राहु बैठा हुआ है। ऐसा समझिए कि आप एक पर्टिकुलर जगह पर एंट्री करना चाहते हो, कहीं पर जाना चाहते हो, और आप खुला रास्ता है, आप सीधे सीधे चले जाओगे, आपको कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब पता लगा वहां पर सिक्योरिटी चेक लगा दिया, अपोजिट पार्टी लगा दी, आपके दुश्मन रास्ते में बैठ गए। अब दुश्मन रास्ते में बैठ गए, अपोजिट पार्टी लगा दी, सिक्योरिटी लगा दी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के साथ साथ आपको उनके सारे नियम कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप वहां से जाओगे, अदरवाइज वहां से नहीं जा पाओगे। आप ऐसा समझिए जैसे अभी हमारा जो एयर ट्रैफिक होता है, एरोप्लेन वगैरह जाते हैं, या वाटर ट्रैफिक होता है, आपके शिप वगैरह जाते हैं, तो शिप वगैरह शिप से जाते हैं तो ऐसा नहीं है वो कहीं से भी जा सकते हैं। एक ऐसा एरिया होता है जहां पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो आपका एम्प्टी हाउस है। आप एयर के अंदर भी एक ऐसा एरिया होता है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो आपका एम्प्टी हाउस है। वो अपने एरोप्लेन को जैसे मर्जी लेकर जाइए और वो फ्री है जाने के लिए, तो हम उसके केस में कह सकते हैं कि वो प्लेनेट अपना रिजल्ट देने के लिए फ्री होता है। मगर आप किसी और के एयर स्पेस से जब जाओगे, सपोज इंडिया का प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस से जाएगा, अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बगैर परमिशन के वहां पर नहीं जा सकते, और नेगेटिव एनर्जी है तो आपके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, तो आप फ्री नहीं होंगे उस रास्ते से उड़ने के लिए। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन आती है जब भी कोई प्लेनेट, सपोज मैंने कहा सेजिटेरियस से जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है और सेजिटेरियस में कोई नहीं बैठा हुआ है, तो जुपिटर अपने पूरे के पूरे रिजल्ट देने के लिए आजाद है। रिजल्ट कब देगा वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम ट्रांजिट में डिस्कस करेंगे, मगर रिजल्ट देने के लिए आजाद है। मगर वहीं पर यदि राहु बैठा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि जुपिटर अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। दो अपोजिट टाइप की एनर्जी होगी। जुपिटर एक आपका रिलीजियस प्लेनेट है और दूसरा प्लेनेट आपका बिल्कुल नेगेटिव प्लेनेट है, तो टू अपोजिट काइंड ऑफ वहां पर एनर्जीज होंगी, तो वो आपको रिजल्ट देने में पूरी तरीके से कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो वहां पर गेस्ट बैठा हुआ है, गेस्ट आपको असर डाल रहा है। गेस्ट है वो एक्चुअली हमारी यहाँ पर जब हम कुंडली के अंदर देखते हैं किसी भी भाव के अंदर जो प्लेनेट बैठा है उस भाव के अंदर गेस्ट है, वो गेस्ट भी आपको पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं देने देगा। अब रिजल्ट कैसे नहीं देने देगा आप समझिए जरा। आपके घर के अंदर गेस्ट बैठा हुआ है, अब आप खाना खाते हो, सपोज आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपका गेस्ट है वो वेजिटेरियन है, अब उससे पूछोगे नॉन वेज खाओगे क्या, वो कहेगा नहीं बिल्कुल नॉनवेज जिस प्लेट में बनता है वो भी मत देना मुझे, तो कुकर भी उसमें नहीं बनना चाहिए, प्लेट भी अलग होनी चाहिए। आपको फोर्सफुली आपको भी वेज खाना पड़ेगा उस दिन जब तक वो गेस्ट बैठा हुआ है। देखिए आपकी एक्टिविटीज को उसने इन्फ्लुएंस कर दिया पूरी तरीके से। इसी तरीके से यदि किसी भी भाव के अंदर प्लेनेट यदि बैठा हुआ है तो वो आपके ट्रांजिट को भी इन्फ्लुएंस करेगा, उसके रिजल्ट को भी कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करेगा। मगर वो यदि आपका एम्प्टी हाउस है, एम्प्टी हाउस है तो आपका ट्रांजिट वाले प्लेनेट पर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उस भाव के रिजल्ट पूरी तरीके से देने के लिए फ्री है, और उस भाव के रिजल्ट भी उसके लॉर्ड और कारक पर डिपेंड करेंगे। कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उस भाव के रिजल्ट देने के लिए उसको कंपेल नहीं करेगी। इसका देखिए एक एग्जांपल है काल सर्प दोष, आपने सुना होगा, हालांकि ये कोई दोष नहीं है, इस पर हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे, मगर जिस फॉर्म में होता है ऐसा माना जाता है यदि राहु और केतु के एक साइड में सभी प्लेनेट आ जाएं और दूसरी साइड के सभी भाव यदि एम्प्टी हो तो उसे हम कालसर्प दोष बोलते हैं। तो इसमें कालसर्प दोष में जनरली 5 भाव तो आपके एम्प्टी होंगे ही होंगे। कुंडली के अंदर कोई भी भाव ले लीजिए, 5 हाउसेज आपके एम्प्टी होंगे, उनमें हो सकता है 2 या 3 पर एस्पेक्ट हो, मगर 2-3 पर वो नहीं होगा, 2-3 के ऊपर कोई भी एस्पेक्ट नहीं होगा। तो जिस भी पर्सन की कुंडली के अंदर काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष, उसकी कुंडली के अंदर डेफिनेटली ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस सर्टेन नंबर ऑफ हाउसेज एम्प्टी हाउसेज होंगे, और लगातार होंगे, एक के बाद एक एम्प्टी हाउसेज होंगे। तो एम्प्टी हाउसेज का मैंने अभी बताया था कि जो भी एम्प्टी हाउसेज होते हैं यदि उनके लॉर्ड और कारक यदि सही पोजीशन के अंदर है तो हमें उनके बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलते हैं। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प दोष क्यों माना गया, देखिए हम कहते हैं ना कि किसी भी क्लासिक्स के अंदर काल सर्प दोष नहीं है, मैं इसकी आपको अंदर की बात बता रहा हूं। काल सर्प दोष आया कहां से? काल सर्प दोष में आपके 7 के 7 प्लेनेट, 9 के 9 प्लेनेट आपके कोई भी 7 हाउसेज में होंगे, राहु केतु के एक तरफ होंगे सारे के सारे, और दूसरी तरफ के कम से कम 5 भाव तो उसके अंदर खाली होंगे ही।
5 से ज्यादा भी हो सकता है, मगर 5 तो 100% उसके अंदर खाली होंगे। उनमें हो सकता है कि 2-3 भावों के ऊपर एस्पेक्ट भी हो सकता है और 2-3 भाव बिल्कुल खाली हों। मगर अब जो वो भाव खाली है, अब ध्यान से समझिएगा, काल सर्प दोष मेक और ब्रेक है लाइफ के अंदर। जो भाव खाली हैं उनके आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलने वाले हैं अभी, जो जैसे मैंने बताया आपको। तब स्ट्रॉन्ग रिजल्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होते, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है तो जो एम्प्टी हाउसेज हैं उनके आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो वो काल सर्प दोष आपकी जिंदगी बना देगा, जिसे लोग काल सर्प योग बोलते हैं। और यदि उनके नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं तो वो काल सर्प दोष आपकी लाइफ को खराब कर देगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करेगा, जिसे हम काल सर्प दोष बोलते हैं। तो आपने काल सर्प दोष और योग 2 वर्ड सुने होंगे, हालांकि इसकी पूरी स्टोरी बना रखी है हम एस्ट्रोलॉजिस्ट ने, मगर इसके अलावा और कोई सिग्निफिकेशंस नहीं है कि काल सर्प दोष एक्चुअली एम्प्टी हाउस कंसेप्ट पर बेस्ड है और ये नाड़ी का सूत्र है एक्चुअली। पाराशर जी ने कहीं नहीं लिखा, हम अक्सर कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि ये कहीं भी वो नहीं है, इट इज ए नाड़ी सूत्र। जो सूत्र का मैं मतलब अभी बता रहा हूं कि जब काल सर्प दोष होता है या योग होता है, एक ही बात है वो, उसके अंदर कुंडली के अंदर 2 या 3 हाउसेस आपके इंडिपेंडेंट हाउस होंगे और वो 2 या 3 एक साइड में होंगे इंडिपेंडेंट हाउस। तो जब वो इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेस के यदि उनके जो लॉर्ड या कार का वेल प्लेस्ड है तो उनके आपको एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए काल सर्प दोष को अच्छा नहीं माना जाता और इसका एनालिसिस करना उतना सिंपल नहीं है। हमें कैसे रिजल्ट आएंगे वो एनालिसिस के बेस पर हम देखेंगे। यहां पर देखिए कुछ मैंने इनको पॉइंट को पिन पॉइंट किया है इतनी देर से जो मैं करा रहा था आपको। की टेक अवेज, डोंट फियर एम्प्टी हाउसेज, दे आर प्योर, अनडाइल्यूटेड एंड पावरफुल। हमें डरना नहीं चाहिए एम्प्टी हाउसेज से, वो प्योर होते हैं और उन बहुत पावरफुल होते हैं। फोकस फर्स्ट ऑन हाउस लॉर्ड एंड सिग्निफिकेटर, नॉट जस्ट द प्लेनेट सिटेड इनसाइड। तो आपको किसी भी भाव के रिजल्ट देखने हैं तो उस भाव में बैठे हुए प्लेनेट पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको सबसे ज्यादा फोकस उसके कारक और सिग्निफिकेटर पर करना है। हाउसेज विद नो सिटेड एंड नो एस्पेक्टिंग प्लेनेट गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट ड्यूरिंग देयर रेस्पेक्टिव दशा। तो उन भावों के रिजल्ट आपको सबसे स्ट्रॉन्ग मिलेंगे जिनके अंदर कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा है और कोई भी उन्हें एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इवन स्मॉल प्लेनेट लाइक केतु कैन डिस्टॉर्ट ए हाउस रिजल्ट वाइल सिटिंग इनसाइड। तो कोई भी प्लेनेट यदि बैठा होता है तो वो कुछ हद तक उसके रिजल्ट को इंटरफेयर करने की कैपेसिटी रखता है कुछ हद तक, मगर एम्प्टी हाउस है उसके रिजल्ट कोई भी आपके इंटरफेयर नहीं कर पाएगा।